साल 2018 में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐलान करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि भविष्य में पार्टी में किसी तरह के परिवारवाद का कोई आरोप न लगे। इसके लिए पार्टी संविधान में कई अहम संशोधन किए गए हैं। अब बसपा अध्यक्ष के जीते जी व न रहने के बाद भी उसके परिवार के किसी भी नजदीकी सदस्य को पार्टी संगठन में किसी भी स्तर के पद पर नहीं रखा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के किसी भी नजदीकी सदस्य को ना कोई चुनाव लड़ाया जाएगा और ना ही उसे कोई राज्यसभा सांसद, एमएलसी या मंत्री आदि बनाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के हालिया निर्णय के बाद वह अपने ही शब्दों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उन्होंने बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर यह संदेश दे दिया है कि उनके बाद पार्टी की कमान उनके परिवार के ही पास रहेगी। परिवारवाद वाली परंपरा को लेकर चलने वाली पार्टियों की लिस्ट में अब बीएसपी का भी नाम शामिल हो गया है। बसपा के इस फैसले के बाद ही कई तरह की विपक्षी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस घोषणा के बाद एक तरफ फिर राजनीति में परिवारवाद को लेकर बहस छिड़ चुकी है। बसपा और परिवारवाद के मुद्दे पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि पार्टी को किन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। पार्टी का लक्ष्य बहुजन, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को समाज में उचित स्थान दिलाना था। पार्टी की स्थापना की इच्छा और प्रेरणा लंबे समय तक दलित विचारक और संवैधानिक विद्वान भीमराव रामजी अंबेडकर की थी। काशीराम, जो एक दलित और एक सिविल सेवा कर्मचारी थे, अंबेडकर के कार्यों को पढ़ने और प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद 1960 के दशक में दलित समर्थन सक्रियता के लिए प्रेरित हुए। उन्हें लोग प्यार से साहिब कहते थे। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उन्हें आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 14 अप्रैल 1984 को हाई प्रोफाइल वाले करिश्माई लोकप्रिय नेता काशीराम ने ही राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। इस दिन को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। काशीराम ने 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए मायावती को उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस वक्त काशीराम ने अपने किसी सगे संबंधी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की जगह मायावती को उत्तराधिकारी के रूप में चुनना जरूरी समझा। काशीराम ने उस वक्त वंचित तबके की सियासत को वंशवाद या परिवारवाद से परे रखकर एक मिसाल पेश की थी। इसके बाद 18 सितंबर 2003 को उन्हें बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। वैसे तो मायावती ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था, लेकिन वहां वह हार गई थी। फिर उन्होंने 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी जीत न मिल सके। कुछ वक्त बाद 1989 में मायावती को बिजनौर से जीत हासिल हुई। इसके बाद राजनीति में उनका वर्चस्व और बढ़ता गया। 1994 में वह राज्यसभा सदस्य के लिए चुनी गई। 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। केवल 39 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनकर मायावती ने रिकॉर्ड बना दिया था। हालांकि यहां वह भाजपा के समर्थन से 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक, यानी महज 5 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह पाई। वे दूसरी बार 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक मुख्यमंत्री पद पर रहीं। तीसरी बार 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। मायावती ने 13 मई 2007 को सीएम पद की शपथ ली। इन सब बातों के बीच परिवारवाद का मुद्दा काफी चर्चा में है। जहां एक तरफ सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद का ठप्पा पहले से ही लगा हुआ है, वहीं बसपा भी अपने इस निर्णय को लेकर चर्चा में आ गई है। दरअसल आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश आनंद को 2017 के चुनाव में मायावती के साथ सहारनपुर में देखा गया था। पूर्व की बात करें तो अभी तक मायावती के परिवार से कोई भी सदस्य रैली और चुनावी जनसभाओं में नहीं दिखाई दिया था। अब इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने हमारे साथ हुई खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक चर्चाएं काफी गर्म होती जा रही हैं। ऐसे में परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर काफी गर्म हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, बातें यूपी में आपका बहुत बहुत जी नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश
को अपना पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, तो क्या आकाश आनंद को भी परिवारवाद से उत्पन्न एक राजनीतिक चेहरा कहा जा सकता है? अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद की जो सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से उनको मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, कि वो उनके भतीजे हैं। और देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। मायावती जी की बीएसपी के कामकाज में उनके भाई आनंद कुमार काफ़ी दिनों से एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। खास करके जो पैसे की व्यवस्था है, माना जाता है कि वो उसको देख रहे थे। और आकाश आनंद को भी पढ़ने के लिए भेजा गया था लंदन, और फिर वो जब से लौटे थे तो 2017 से वो पार्टी में जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था नेशनल। 3 राज्यों के जो अभी चुनाव हुए वहाँ भी प्रभारी बनाया गया था। तो लोग चर्चा तो चल रही थी काफ़ी दिनों से कि मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। अब रविवार को पार्टी की बैठक में उन्होंने एक उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। अब देखिए, किसी को लाज शर्म नहीं बची है। जितने तमाम क्षेत्रीय दल जो हैं वो एक व्यक्ति आधारित पार्टी के रूप में चल रहे हैं, लेकिन बीएसपी के लिए इसलिए ये एक आश्चर्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये एक कांशीराम जी ने इसको एक अम्बेडकरवादी मिशन के तौर पर स्थापित किया था, और उनका बड़ा लक्ष्य था बहुजन की राजनीति, जिसमें दलित, ओबीसी और मुस्लिम। तो अब देखिए, मायावती ने 2 फैसले एक साथ किए। एक तरफ आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और दूसरी तरफ दानिश अली को सस्पेंड किया लोकसभा से। मायावती अब धीरे धीरे कई सालों से ऐसा लग रहा है कि वो सिमटती जा रही हैं। अपनी एक राजनीति उनकी जो है वो उनकी अपनी एक जाटव जो जाति है उस पर सुमट के रह गई है, और उसी का नतीजा है कि देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में उनको केवल 1 सीट मिली थी, और 2019 में जो उन्होंने सीटें 10 जीती थी, वो इसलिए जीती थी कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। ये भी कहा जा रहा है कि वे उन पर काफ़ी दबाव है सरकार का, और इसीलिए वो विपक्षी गठबंधन में खुल के साथ नहीं दे रही हैं। इससे पहले तक लोगों में चर्चाएं थी कि मायावती पार्टी का उत्तराधिकारी परिवार से चुनेंगे या पार्टी के किसी सदस्य को मौका दिया जाएगा। हालांकि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने के बाद से ही ये स्थिति भी साफ हो गई है, जिससे आकाश आनंद के सामने अब नई चुनौतियां भी होंगी। सर, अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो उन्हें उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया गया है, ऐसे में क्या चुनौतियां हैं उनके सामने मौजूदा राजनीतिक जो समीकरण चल रहे हैं उनको देखते? देखिए, मौजूदा राजनीतिक समीकरण बहुत साफ है। या तो देश में लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ हैं, और या मोदी के खिलाफ हैं। जो मोदी के खिलाफ हैं वो 28 पार्टियां आ चुकी हैं इंडिया गठबंधन में। हालांकि अभी इंडिया गठबंधन भी डामाडोल है, पूरा स्वरूप नहीं लिया है। और जो मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, वो उनके एनडीए गठबंधन में हैं। तो ऐसे में एक अलग लाइन लेना तो यही माना जाएगा, उसका राजनीतिक अर्थ यही माना जाएगा कि वो विपक्ष को ही लोकसभा में नुकसान पहुंचाएगा। अगर मायावती या बीएसपी अपने कैंडिडेट सारी सीटों पर खड़ी करती हैं तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। और इसी को लेके ये बिखराव ना हो, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से मायावती जी से बराबर संपर्क किया जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस में आएँ, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। लोगों को लगता है कि शायद अभी मायावती जी पर चूँकि कई जांचें चली थी, कुछ चार्जशीट वगैरह मुकदमे का डर है, तो आप जानते हैं कि भाई मोदी जी ये दिखा चुके हैं कि जो उनके साथ नहीं है, जो उनके खिलाफ है, तो उस पर फिर ईडी, सीबीआई या तमाम एजेंसियां लग जाती हैं। तो लोगों का अनुमान है कि हो सकता है मायावती जी भी अभी डर की वजह से विपक्षी मोर्चे में नहीं जा रही हैं, लेकिन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते वो कोई और फैसला करें
और अलग रहने के बजाय वो सीधे गठबंधन में आ जाएं विपक्ष के। देखिए, मायावती का जहाँ तक सवाल है, उनके लिए कोई पार्टी अछूती नहीं है। वो बीजेपी के साथ सरकार बना चुकी हैं, बीजेपी का प्रचार कर रही हैं, और कांग्रेस के साथ भी वो गठबंधन कर चुके हैं, अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो मायावती हर चुनाव में वो देखती हैं कि उसमें उनका फ़ायदा किधर है, और वो उधर जाती हैं। वो बेसिकली सत्ता में हिस्सेदारी हमेशा चाहती हैं, और सत्ता में हिस्सेदारी जिधर उनको लगेगा कि उससे मिल सकती है वो उधर जाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि कांशीराम ने जिन उद्देश्यों के लिए बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के तौर पर स्थापित की थी, अब बहुजन समाज पार्टी उससे दूर हो गई है और वो भी एक परिवार की पार्टी बन गई है। ऐसे में भारतीय राजनीति में बढ़ते परिवारवाद के पीछे कई कारण भी है, जिसका प्रभाव राजनीतिक समीकरणों पर भी काफी गहरा पड़ता है। सर, अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो यहाँ पर परिवारवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा है। क्या कारण है कि जो परिवार के सदस्यों को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपनी पार्टियों में? देखिए, उसके दो वजहें हैं। एक तो ये है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी क्षेत्र में सेवा करता है जनता की, तो उसकी एक ब्रांड इमेज बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है, और फिर उसको एक तरह से वो खानदानी पेशा बन जाता है। हमारे यहाँ विदेशों की तरह नहीं है कि कोई प्रोफेसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, वो थोड़े दिनों के लिए आता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सेनेटर बनता है, एमपी बनता है, और फिर वो वापस चला जाता है अपने पेशे में। हमारे यहाँ लोग फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई हमने जो ज़मीन तैयार की है, या बहुत सारे लोगों का अपना बिजनेस है, बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से, तो फिर वो अपने परिवार के ही आदमी को आगे बढ़ाते हैं, ताकि वो उनके एक तरह से जो उनकी वसीयत है, कमाई है, उत्तराधिकार है, वो आगे लेके चले। अब वो आप देख लीजिए कि भाई मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को बनाया था मुख्यमंत्री, लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी को बढ़ाया है। कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहते हैं कि भाई वो इंदिरा गांधी खानदान के ही लोग टॉप पे रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी और इधर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये ठप्पा उनसे हट जाए, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है। लेकिन ये नहीं भी पार्टी अध्यक्ष, तो आप देख लीजिए राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो भी राजनीति में हैं। हमारे गृह मंत्री जी जो हैं, वो उनका बेटा भी सीधे राजनीति में तो नहीं है, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड जो है उसके महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। तो लोग सोचते हैं कि भाई मैंने 30 साल 40 साल जो राजनीतिक मेरी पूंजी है वो मैं बाहर न जाने दूं, अपने पास ही रखूं। ये एक डेमोक्रेसी के लिए हालांकि ये कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। सर, परिवारवाद की वजह से जो राजनीति में प्रभाव पड़ता है, इसका आने वाले समय में और क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? अच्छे भी होंगे, बुरे परिणाम भी होंगे, किस तरह के प्रभाव? देखिए, इसका तो सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि फिर जिन इलाकों में या जिन पार्टियों में एक मालूम हो जाता है कि भाई इसी परिवार के लोग शीर्ष पे रहेंगे, फिर उसमें जो बाकी पार्टी के सेकंड लाइन थर्ड लाइन के कार्यकर्ता हैं वो फिर इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इसीलिए अंततः ये पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं। और आप देखिए, बीजेपी का विकास या बीजेपी की ताकत इसीलिए बढ़ी क्योंकि वहाँ लोगों को लगता है कि भाई सबको मौका है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है। और हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी फ़िलहाल खाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं मैं तीसरा टर्म चौथा टर्म आगे तक के लिए कर रहे हैं, लेकिन तब भी वहाँ गुंजाइश है कि किसी व्यक्ति का दखल नहीं है, और वहाँ आरएसएस जो है वो कंट्रोल करता है, और बाकी जो व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं उनमें परिवार के लोग कंट्रोल करते हैं। सर, अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक व्यक्ति परिवारवाद से अगर बचना चाह रहा है तो किस तरीके के उपाय हो सकते हैं? नहीं, परिवारवाद से बचने के लिए देखिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए कि जो अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें, अमेरिका का उदाहरण लें, तो उसमें टॉप पोस्ट के लिए चाहे अध्यक्ष हो या विधानसभा या संसद में नेता हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कायदे से डेमोक्रेटिकली चुनाव होना चाहिए।
और आप देखिए ब्रिटेन में चुनाव के ही माध्यम से, पार्टी के अंदरूनी आंतरिक चुनाव के माध्यम से ही ऋषि सुनक जो है वो प्रधानमंत्री हुए हैं। तो जब डेमोक्रेटिक पद्धति से पार्टी में काम होता है तो फिर सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटते हैं और उनको रहता है कि भाई हम भी टॉप पोस्ट पे जा सकते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर बाकी लोग निराश होते हैं और वो फिर उतनी मेहनत नहीं करते हैं। खैर, पिछले कुछ दिनों से पार्टी में शीर्ष नेतृत्व की उदासीनता का मामला लगातार चर्चा में रहा है। साल 2022 में यूपी चुनाव के दौरान भी बसपा सुप्रीमो कुछ खास एक्टिव नहीं हो पाई थी। ऐसे में पार्टी द्वारा परिवारवाद की राह पकड़ने से अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।